हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री की क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स के क्या क्या पोस्टुलेट हैं ये आज हम देखेंगे। जिसमें पहला पोस्टुलेट हमारा क्या है कि इन अ क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम is described in terms of function as a position as well as time, that is called wave function। ठीक है, तो जो पहला पोस्टुलेट है उसमें क्या रहा है कि इन अ क्वांटम मैकेनिक्स, जब जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें जो स्टेट ऑफ सिस्टम का जो स्टेट है वो किन दो चीज़ों के टर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक है फंक्शन का जो पोजीशन है और दूसरा फंक्शन के टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे। और जब हम जो ये स्टेट सिस्टम का जो स्टेट है उसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे। जो वेव फंक्शन होता है उसको साई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि साई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वल टू जी टी। यानी ये क्या है, टाइम फंक्शन है और ये है पोजीशन फंक्शन। ठीक है, जब हम जो साई है उसको पोजीशन एंड टाइम के फंक्शन में लेंगे तो एक्स वाई जेड और टी, और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इंटू जी टी का रिस्पेक्ट में। तो जो द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेव फंक्शन, जो पोजीशन वेव फंक्शन है यानी एफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो वेव फंक्शन है पोजीशन का, वो हम कैलकुलेट करेंगे किसके किसके द्वारा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उससे हम पोजीशन वेव इक्वेशन का कैलकुलेशन करेंगे। और जो टाइम वेव फंक्शन है यानी जो जीटी है, यानी जो टाइम वेव फंक्शन है उसको किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा जीटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, आगे अगला सेकंड पोस्टुलेट देखेंगे कि जो वेव फंक्शन साई है इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, जो साई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स साई एंड इट्स सेकेंड डेरिवेटिव। और जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा यानी उसका स्क्वायर जब हम डेरिवेटिव का लेंगे तो वो क्या होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, अब जब हम जो ये साई की वैल्यू, जो साई की वैल्यू हमें मिलेगी, जो साई की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो कैसी वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू फाइनाइट वैल्यू और क्या होगी, कॉन्टिन्यूस वैल्यू होगी। और जो वेव फंक्शन साई होगा वो नॉर्मलाइज्ड एज वेल एज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। जो साई है वो हमारा क्या है, एक नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। ठीक है, और जो थर्ड पोस्टुलेट है अगला, उसमें क्या कहा है कि इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हैज ओन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। यानी जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम माइक्रो पार्टिकल्स की बात करते हैं, यानी बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं। और जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स में सारी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, माइक्रो पार्टिकल्स पे बेस्ड है। जिसमें क्या बताया गया है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो डुअल नेचर रखते हैं। यानी पार्टिकल्स क्या है, या पार्टिकल्स जो ये दो नेचर शो करते हैं। एक तो करते हैं वेव नेचर शो करते हैं और दूसरा पार्टिकल नेचर शो करते हैं। यानी जो माइक्रो पार्टिकल हैं वो तरंग के रूप में और एक क्या है, कण के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि डी ब्रॉगली ने बताया था। तो जो क्या कह रहा है, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी सिस्टम की, जब वो क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसको लर्न करेंगे तो हम जो देखेंगे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्वांटम मैकेनिक्स में अपना एक अलग से क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, जिसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे पोजीशन, हमने एक क्या लिया, फंक्शन लिया। एक पोजीशन क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की। तो जो क्या है, तीन डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो जब हम इनका ऑपरेटर देखेंगे, इनका जो क्वांटम मैकेनिक्स में इनका अपना खुद का ऑपरेटर होता है जिसको हम
एक्स कैप से डिनोट करेंगे, यानी एक्स डायरेक्शन में उसका ऑपरेटर होगा एक्स कैप, वाई डायरेक्शन में वाई कैप, जेड डायरेक्शन में जेड कैप। और अगला एग्जांपल है इसका पोटेंशियल एनर्जी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को हम V से डिनोट करते हैं। जब हम इसको x डायरेक्शन में लेंगे तो Vx, y डायरेक्शन में Vy, z डायरेक्शन में Vz। और जब हम इसका ऑपरेटर लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, V कैप x डायरेक्शन के लिए, V कैप y डायरेक्शन के लिए और V कैप z डायरेक्शन के लिए। ठीक है। अगला फोर्थ जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या है कि व्हेन वी अप्लाई ऑपरेटर को हम ए कैप से नॉर्मली डिनोट करते हैं। तो जब हम किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे ऑन अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन में अगर हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे देन तब सेम रिजल्टेंट फंक्शन विल बी ऑब्टेन। तब हमें क्या होता है, सेम रिजल्टेंट ऑब्टेन प्राप्त होता है विथ कांस्टेंट वैल्यू। यानी जब हमने एक फंक्शन लिया साई और उसका जब हमने उसमें ऑपरेटर लगाया, ठीक है, ऑपरेटर जनरल ऑपरेटर कोई भी हम अभी लगा सकते हैं। तो हमने ए कैप लिया है तो इसका जो रिजल्टेंट आया हमारे पास वो सेम है। यानी जब हमने साई फंक्शन लिया तो हमारे पास साई क्या है, रिजल्ट में आया किसके मल्टीपल में आया, एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आती है तो इसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। ठीक है। देखो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, तो जो ये इक्वेशन हमने ली है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो साई है, हमने एक फंक्शन लिया है, ये फंक्शन अगर हमारा सेम आता है विथ कांस्टेंट मल्टीपल तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन बोलेंगे। जो हमने फंक्शन लिया है इसको हम आइगन फंक्शन बोलेंगे, यानी साई जो है आइगन फंक्शन है। और जो हमने इसका ऑपरेटर लिया है, ऑपरेटर क्या होगा, आइगन ऑपरेटर। ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट आया है किसके कांस्टेंट मल्टीपल में, इसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। फिर इन अ क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी इज अ आइगन वैल्यू। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो जो एनर्जी है वो क्या है, एक आइगन वैल्यू है। कैसे, तो देखो जो ये इक्वेशन है क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ली गई है। तो वहाँ से क्या है, जो ये एच क्या है, एक ऑपरेटर है जो साई फंक्शन में लगा है। एच क्या है, हेल्मिंटन ऑपरेटर है। जब हम इसमें हमने इसे साई फंक्शन में लगाया तो हमें क्या मिला, साई सेम फंक्शन मिला है और किसके मल्टीपल में, एक कांस्टेंट वैल्यू ई, यानी एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो जो ई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा, और साई हो जाएगा आइगन फंक्शन, और एच क्या हो जाएगा, साई आइगन ऑपरेटर। ठीक है। अगला जो फिफ्थ पोस्टुलेट हमारा वो क्या कहता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी इन अ क्वांटम मैकेनिक्स विल बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। जब किसी भी हमने वैल्यू का एवरेज निकालना होता है क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम वो किसके थ्रू निकालते हैं, फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, ए एवरेज। यानी ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई ए यानी ऑपरेटर और साई स्टार डी टू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टू। ठीक है। जब हम इसको एक एनर्जी में लगा के देखेंगे तो ये एवरेज एनर्जी हो जाएगी ई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एच ऑपरेटर यानी हैमिल्टन ऑपरेटर साई स्टार डी टू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी टू। ठीक है। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक होती है नॉर्मलाइज कंडीशन, एक होती है ऑर्थोगोनल कंडीशन। जब हम नॉर्मलाइज कंडीशन लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम दो फंक्शन लेते हैं साई आई और साई जे। जब हम ये नॉर्मलाइज कंडीशन लेंगे तो जो आई और जे की जो जे होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ साई आई डी टू इक्वल टू वन हो जाएगा, क्योंकि साई जे की जगह हम साई आई रख सकते हैं क्योंकि आई और जे इक्वल है। तो और जो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है उसमें जब हम जो फंक्शन साई आई और साई जे लेते हैं उसमें क्या होता है, जो आई और जे की वैल्यू होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती है। तो जो हमारा वो आएगा आगे इंटीग्रेशन ऑफ साई जे डी टू इक्वल टू जीरो। जब हम इस एवरेज एनर्जी में नॉर्मलाइज कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बच जाएगा,
E bar is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साई हैमिल्टन ऑपरेटर साई स्टार d2, और जो इसके अपॉन में साई स्टार d2 है, इसकी जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज कंडीशन है। ठीक है,